चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। आप विविध भारती बहुत प्रेम से सुनते हैं और विविध भारती के कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या असंख्य है, अनगिनत है। और वो श्रोता जो वहाँ के प्रस्तुतकर्ता हैं, वहाँ के उद्घोषक हैं, उनके इतने करीब दिल से जुड़े हुए हैं और उनके एक एक कार्यक्रमों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कुछ आवाजें ऐसी हैं जो लगातार उनके दिलों में आज भी दस्तक दे रही हैं और कानों में जैसे गूंजती रहती हैं। उनमें से एक आवाज है रेणु बंसल की। रेणु बंसल बहुत सारे प्रोग्राम लगातार करती रही हैं और कुछ उनके ऐसे विशेष कार्यक्रम होते रहे हैं जो श्रोताओं को बहुत पसंद आते थे और श्रोता जिसका इंतजार करते रहते थे। आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि विविध भारती की वही सुरीली मीठी सी आवाज रेणु बंसल हमसे जुड़ने जा रही हैं, तो हम दूरभाष के माध्यम से उनसे बातें करने वाले हैं। रेणु बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एफएम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी के श्रोताओं से इस समय आप दूरभाष के माध्यम से जुड़ चुकी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे श्रोताओं को भी आपकी आवाज सुनकर। वो पुराने दिन याद आ रहे होंगे। ऐसे तो विविध भारती से बहुत सारे कार्यक्रम आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार बजते रहते हैं और आपकी आवाज सुनाई पड़ती रहती है। श्रोता आपको भूल नहीं सकते हैं। मैं भी कहाँ भूली हूँ किसी भी श्रोता को, और मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है और आज भी मुझे वही महसूस हो रहा है कि जैसे मैं स्टूडियो में बैठी हूँ और फोन पे जैसे हम फोन इन प्रोग्राम करते थे या इंटरव्यूज करते थे जी, और बस वही फीलिंग आ रही है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस समय मुंबई में आप हैं, है ना? जी। तो मुंबई का मौसम कैसा है? मुंबई का मौसम आज बहुत सुहावना हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रकृति भी मेहरबान है और वो भी खुश हो रही है कि एक बार फिर दूरभाष के माध्यम से श्रोताओं से जुड़ने का जो अवसर मुझे मिला है जी, तो प्रसन्नता व्यक्त हो रही है बूंदों के माध्यम से। क्या बात है। कोरोना काल चल रहा है रेणु दीदी, और कोरोना ने निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में दखलंदाजी की है, लोगों की जिंदगी की जो गति है उसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जान है तो जहान है और हमको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि आप विविध भारती की सेवा से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी और बहुत सारे प्रोग्राम आपने किए। हम अपनी बात को और आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपकी जो विविध भारती के संग जीवन यात्रा की शुरुआत से लेकर जो कथा है वो संक्षेप में जानना चाहते हैं। जरूर। 1988 में जी मेरी नियुक्ति हुई थी विविध भारती में जी परमानेंट उद्घोषक के रूप में जी। लेकिन उससे पहले 1975 से मैं युवाणी से और कैजुअल अनाउंसर के रूप में विविध भारती से मैं जुड़ी हुई थी जी, और कभी सोचा नहीं था कि ये काम मैं करूंगी। तो बस ऐसा कुछ एक चांस मिला कि रेडियो से जुड़ने का मुझे अवसर मिला जी, और एक बार जो मैं जुड़ी तो फिर मुझे पीछे देखने की कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। जी जी। आज भी चाहे मैं स्टूडियो में नहीं जाती हूँ या दफ्तर नहीं जाती हूँ, लेकिन कई बार मुझे ये आभास होता है कि जैसे मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ या अगर ये प्रोग्राम मैं करती तो कितनी मुश्किलें आती या इसको किस तरह से करते। जी, तो मतलब किसी न किसी तरह से आज भी जो श्रोताओं से जुड़ाव है वो मन से लगा हुआ है। और 1975 में मैं युवाणी से जुड़ी थी और युवाणी के बाद फिर विविध भारती में और आकाशवाणी भोपाल में मैं कैजुअल अनाउंसर रही। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर भोपाल से इंदौर हो गया, तो इंदौर से भी मैंने कार्यक्रम किए और इंदौर से 1983 में हम मुंबई आ गए और मुंबई आके भी मैं कैजुअल अनाउंसर के रूप में विविध भारती से जुड़ी और आकाशवाणी मुंबई से भी जुड़ी। और इस बीच
मैं शिक्षण का काम कर रही थी, मैं शिक्षिका थी एक स्कूल में। जी जी। तो दोनों काम मेरे साथ साथ चलते थे। लेकिन जब इसकी वैकेंसी आई 1987 में जी, तब मैंने इम्तिहान दिया, ऑडिशन दिया और उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन था वो हो गया। और मार्च 1988 में जी, मैंने उद्घोषक के रूप में विविध भारती ज्वाइन की और 31 दिसंबर 2014 को मैं सेवानिवृत्त हो गई। क्या बात है, बहुत लंबी सेवा रही आपकी। तो एक उद्घोषक ही बनना है, क्या ये शुरू से आपने सोचा था? नहीं, यही मैं कह रही थी कि कभी दूर दूर तक इस बात का ख्याल नहीं था, आभास ही नहीं था कि ये काम भी मैं कर सकती हूँ। मुझे मन से डॉक्टर बनने की इच्छा थी जी और पढ़ाई भी उसी तरफ चल रही थी। जी जी। तो बस बीच में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि रेडियो की तरफ मेरा झुकाव हुआ जी। और कुछ एक दो प्रोग्राम करने का जो मुझे अनुभव हुआ, उसके बाद से फिर मेरा अपने आप इसकी तरफ जो हुआ झुकाव, जी, तो जी। वो सिलेक्शन होके भी हो गया। तो वो डॉक्टरी की जो पढ़ाई थी वो एक तरफ रह गई जी और फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जी। अपनी इच्छा मैंने पूरी की सेहतनामा कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। जी पिटारा कार्यक्रम की शुरुआत 1996 से हुई थी, तो जी। सेहतनामा कार्यक्रम करने का अवसर मुझे मिला। जी तो तब से लेकर और मेरी सेवानिवृत्ति तक वो कार्यक्रम चला और आज भी है। तो उससे जो मैं जुड़ी, जी तो मैं लगातार कार्यक्रम सेहतनामा के करती रही। और उससे पहले एक और कार्यक्रम आता था, जी चूल्हा चौका और 16 श्रृंगार। जी। वो कार्यक्रम भी मेरे हिस्से का था, वही मैं भी करती थी। क्या बात है। विविध भारती के कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे हैं इन दोनों कार्यक्रमों के अलावा जो आपको सबसे प्रिय रहे हैं? मुझे पत्रावली कार्यक्रम बहुत आकर्षित करता था। जी जब मैं नई नई गई थी तो हमारे जो सीनियर उद्घोषक थे वो कार्यक्रम करते थे, तो मन में मेरे भी कभी कभी लहर उठती थी कि ये कार्यक्रम कभी मुझे भी करने का मौका मिले। जी। और जब वो अवसर आया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो तब मीडिया और टेलीविजन पे इतने कार्यक्रम नहीं होते थे। और श्रोताओं से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम रेडियो ही था। जी और रेडियो मतलब कार्यक्रमों के लिए जो पत्रों की संख्या थी जी। वो भी देखने लायक होती थी। क्या बात है। बोरी की बोरी भर के, कमरा भर के कार्यक्रमों के लिए पत्र आते थे। जी जी जी। तो पत्रावली कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर जयमाला कार्यक्रम किया और बहुत से समय समय पर विशेष कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता ही रहता था। जी। फिर 1998-99 में जब कारगिल वार हुआ था, जी तो उसमें भी फौजी भाइयों की सेवा के लिए वो कार्यक्रम करने का जो अवसर प्रदान किया गया मुझे, मैं जी। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जी। कि वो भी देशभक्ति का ही एक रूप था। बिल्कुल बिल्कुल। कमल शर्मा जी से भी हमारी पिछले दिनों बात हुई थी और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आपका भी बहुत सक्रिय योगदान उस कार्यक्रम में रहा और हम लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जो एक देश के लिए समर्पण होना चाहिए, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा रहा। और उस कार्यक्रम से जुड़कर हमें लगा कि हमारी नौकरी सार्थक हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल सही कहा कमल जी ने कि एक टीम बनी थी, उसमें कमल शर्मा थे, मैं थी, रमेश गोखले थे, मीना नाइक थी जी। और उसकी देखरेख करते थे श्री लोकेंद्र शर्मा जी। जी। तो उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम किया। सुबह हम 10 बजे से आ जाते थे और 10 बजे से आके पहले फोन कॉल्स रिकॉर्ड करते थे, विशिष्ट व्यक्तियों को फोन करते थे जी। या कुछ लोगों की फोन कॉल्स अपने आप आते थे शुरू में। जी जी। तो उनके फोन कॉल्स अटेंड करना और फिर दोपहर के बाद जब कॉल्स रिकॉर्ड हो जाते थे तो उसमें से चुन के कार्यक्रम बनाना। एक समय सीमा होती थी, शाम को 7 बजे का प्रसारण समय था, तो 7 बजे के पहले जी। कार्यक्रम बनाकर और बॉम्बे स्टेशन तक पहुंचाना होता था वो कार्यक्रम। जी। तो उस कार्यक्रम को करते हुए बहुत अच्छा लगता था, दिल से वो कार्यक्रम हम करते थे। और कब हम दफ्तर में आए और जाने का क्या समय है, घड़ी की तरफ कभी नजर नहीं जाती थी। जी जी। क्या बात और है। वो कार्यक्रम करीब 1 महीना चला। जिस दिन आखिरी प्रोग्राम हुआ था जी। उस दिन जब हम उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे जी। तो कमल जी की आंखों में भी नमी थी और मेरी आंखों में भी नमी थी। जी। विविध भारती से जब आप कार्यक्रम करती थी, अपने पसंदीदा कार्यक्रम या इस तरह के ऐसे विशेष कार्यक्रम, तो कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आ रहा हो, आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहती हो? एक बार विशेष जयमाला कार्यक्रम के लिए जी।
अमरीश पुरी साहब को हमने आमंत्रित किया था जी। अमरीश पुरी साहब ने संडे के दिन आके रिकॉर्डिंग की थी और उसका जब प्रसारण हुआ तो उनका प्रसारण के बाद फोन आया। तो एक तो अमरीश जी का घर में फोन आया तो वही घर के सब लोग इतने प्रसन्न हो गए और हैरान भी हो गए कि उन्होंने हमें फोन किया। जी जी। और उसके बाद उन्होंने बात की तो उन्होंने एक कमी की तरफ इंगित किया कि मैंने ये कहा था और ये गाना बजाने के लिए कहा था, लेकिन आपने जो गाना बजाया वो दूसरा था। तो ये बात एक बहुत विशेष थी। जी, जी। और इसी तरह से एक बार और बारिश का मौसम था। आज चूंकि बारिश हो रही है, सामने बूंदे गिरती दिख रही है, तो मुझे याद आया कि जुलाई का महीना था और धुआंधार बारिश हो रही थी। और डॉक्टर इंदिरा को हमने सुबह के 10 बजे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था। समय की वो पाबंद थी, इसलिए वो बिल्कुल समय से पहले ही आ गई थी। और चूंकि मुझे इंटरव्यू लेना था तो मैं भी समय से पहले ही पहुंच गई थी। उन दिनों में हमारी स्टेशन डायरेक्टर श्रीमती सिन्हा हुआ करती थी, विजयलक्ष्मी सिन्हा जी जी। और हमारे साथ जो सहायक थी वो थी कमला कुंदर जी। और बाकी स्टाफ में ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रही थी जी। तो इंदिरा जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने ये देख के कहा कि जो स्त्री शक्ति है जी, उनको मैं सलाम करती हूँ कि आज मैं IVF पे कार्यक्रम करने आई हूँ, इनफर्टिलिटी पे जी। और जो मैं देख रही हूँ महिलाओं की तादाद दफ्तर में ज्यादा लग रही है जी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा याद रहती हैं, कभी कभी चैलेंजिंग भी लगती हैं। जी जी। निश्चित रूप से जो प्रसारण से जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने हमेशा चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए हम अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। रेणु जी, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम जरूर बजाना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हम तो बहुत सारे कार्यक्रम करते थे, श्रोताओं की पसंद के बहुत सारे गाने भी बजाया करते थे। आज हमें मौका मिला है कि आपकी पसंद हम बजाएं। पांडुरंग जी, आजकल के माहौल को देखते हुए जी, जिस तरह की विश्वव्यापी समस्या से हम जूझ रहे हैं जी, तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से इस मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं हमारा साथ दे और हमें इस मुश्किल से उबारे जी। तो 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की जो प्रार्थना है जी जी जी, वो श्रोताओं के साथ मैं सुनना चाहूँ। बिल्कुल। तो ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बिल्कुल हम सुनवा देते हैं। मालिक तेरे बंदे हम
पानी की पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। तो ईश्वर निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुनेगा और इस जो महाविपत्ति है इससे हम जरूर उबरेंगे। रेणु बंसल जी, ऐसी जब समस्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी देश में सारी चीजों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कई बार आपके सामने भी मौके आए होंगे आपके सेवा काल के दौरान। तो उस दौरान आपने अपने आप को किस तरह समायोजित किया उनके साथ? उस समय आकाशवाणी और विविध भारती ने अपनी भूमिका किस तरह निभाई? पांडुरंग जी, इससे पहले कि मैं 2 अनुभव आपको सुनाऊं, जी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि हम इतिहास पढ़ते थे तो हमेशा महामारी के बारे में पढ़ा करते थे। जी। 1720 में जब प्लेग फैली थी, 1820 में हैजा फैला, 1920 में स्पेनिश फ्लू आया, जी जी जी। और अब 2020 में है जब कोरोना काल से हम निपट रहे हैं। तो ये महामारी हर 100 साल में आ रही है और इसे एक हम अनुभव ही मानेंगे कि जो इतिहास में हम पढ़ते थे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, जी। आज वो काल हमारी आंखों के सामने है। जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पुरानी जितनी महामारी थी उनमें भी बहुत लोगों की जान गई थी, और इस कोरोना काल में भी हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की जान जा रही है। बहुत सुरक्षित और बहुत ही संयत रहने की, बहुत धैर्य से हमें जीने की आवश्यकता है इस बार। हमारी सरकार ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उन्होंने हमें समझाया है कि इस काल में हमें कैसे रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है और कैसे दूसरों की मदद करके उनको भी सुरक्षित रहने में सहायता करनी है। बिल्कुल। तो इस वक्त हर एक इंसान की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपना ख्याल करे और अपने ख्याल के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करे। अगर किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो मदद का हाथ जरूर बढ़ाए, क्योंकि एक एक मदद से ही जो है वो एक स्तंभ बन जाता है और वही जो स्तंभ है वो सबको आश्रय देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे 2 बातें याद आ रही हैं। पहली बात तो जब आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, उस दिन मैं रात्रि प्रसारण सेवा में थी और करीब 10:30 के आसपास आके जो हमारी कार्यकारी अधिकारी थी, उन्होंने मुझे आके बताया कि मुंबई में अटैक हुआ है। तो उन्होंने जो स्थिति बताई वो वीटी के आसपास की थी। फिर हर 5-5 मिनट में वो मुझे आके बता रही थी और कहाँ समस्या आई और कहाँ समस्या हुई और कहाँ पर समस्या हुई। उसके बाद 11 बज गए तो हम लोगों ने दोनों ने सोचा कि इस वक्त घर जाने की हमें इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि हाईवे पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो वो रोड को बंद कर दिया था और हमें निकलना था उसी सड़क से। तो हम दोनों ने सोचा कि आज हम रात को दफ्तर में ही रुक जाते हैं। अपने अपने घरों में हमने फोन कर दिया कि ऐसा हो गया है, आप भी सुरक्षित रहिएगा और हम दफ्तर से नहीं निकल रहे हैं, यहीं रहेंगे और कल सुबह जब स्थिति सामान्य हो जाएगी या जो इजाजत मिल जाएगी सरकार की तरफ से तो हम निकल जाएंगे। तो वो जो एक रात थी वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल नाइट थी। ये सोच के कि क्या हो रहा होगा, सब लोग कैसे रह रहे होंगे। बाद में खबरें तो मिल रही थी स्थितियों की, तो इस तरह से। और दूसरी एक 2006 की घटना है जब बहुत पानी बरसा था और मुंबई पानी पानी हो गई थी। उस दिन भी मैं ड्यूटी पे थी और शाम को निकलने के लिए जब दफ्तर से निकली तो देखा हर तरफ सन्नाटा था। कोई वाहन नहीं था, कोई इंसान नहीं था सड़क पे। जो इतनी 24 घंटे गहमा गहमी रहती है उस सड़क पे, बिल्कुल सुनसान सड़क थी और हवा तेज साए चल रही थी। उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सभी तरह के जो वाहन थे, साधन थे यात्रा के, वो सब रुक गए थे। तो जो लोग दफ्तर से निकल गए थे वो लोग भी लौट के आ रहे थे, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था। और मैं भी उस दिन रात को दफ्तर में ही रही और दूसरे दिन अपना काम करने के बाद मॉर्निंग ड्यूटी करके, क्योंकि लोग नहीं आ पाए थे, तो मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद करीब 2-2:30 बजे दफ्तर से निकली होंगी। तब तक थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो गई थी। और ये 2 बातें हैं जो मुझे रह के आती हैं कि जो काम है हमारा प्रसारण का, इमरजेंसी सर्विस इसे ऐसे ही नहीं कहते हैं। बिल्कुल। कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको समय नहीं देखना पड़ता है, केवल
अपनी स्थिति संभालनी होती है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आकाशवाणी विविध भारती अपनी जो भूमिका है ऐसे समय में, वैसे तो हमेशा ही लोगों के बीच सूचना, मनोरंजन, शिक्षा का दायित्व निभाता रहता है, लेकिन ऐसे समयों पर भी आकाशवाणी का जो दायित्व है, जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उतनी ही जिम्मेदारी से निभती दिखती भी है। जी देखिए ना, आज भी कोरोना काल में भी आप अगर कार्यक्रम सुनेंगे या प्रसारण सुनेंगे, उनमें सबको जागरूक किया जा रहा है पल पल कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप ना करें और दूरी बनाए रखें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। जी। आकाशवाणी हमारी विविध भारती की जहाँ तक बात आती है, ये कार्यक्रम हम दशकों से कर रहे हैं। जी जी। जागरूकता संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी बिंदु हैं, उन्हें हम समय समय पर उठाते रहे हैं। एक कार्यक्रम होता था चेतना, जी जी, उसमें एक त्रिवेणी है जिसमें हम मुद्दे उठाते हैं जी। और एक कार्यक्रम होता था चेतना जिसमें इसी तरह के जागरूकता वाले मुद्दे हम डिस्कस करते थे। वो कमल जी और मैं इस कार्यक्रम को बनाते थे और इसमें हमारी कंपेयरिंग होती थी। जी। तो उसमें हमने कौन से बिंदु को नहीं छुआ या कौन से बिंदु पर हमने नहीं चर्चा की, मुझे याद नहीं पड़ता। शिक्षा हो या जागरूकता हो या पर्यावरण हो, पानी बचाना है, वृक्षारोपण करना है, पर्यावरण को बचाना है और शिक्षा का प्रसार करना है, अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनका आदर करना है, उनकी देखरेख करनी है। ये सारे मुद्दे आज से नहीं दशकों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पॉलीथीन, जब प्लास्टिक का इतना फैलाव भी नहीं था, तब से हमने ये कार्यक्रम करने शुरू किए हैं और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को चेताया है कि प्लास्टिक का जितना कम से कम उपयोग करें उतना ही अच्छा है और हो सके तो जो प्लास्टिक है उसे आप रिसाइकिल करते रहें। एक बार इस्तेमाल करके घर के बाहर ना फेंक दें ताकि वो कचरा करे, बल्कि अगर उसका कोई दूसरा इस्तेमाल हो सकता है उसे पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें। जी रेणु बंसल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो चेतना कार्यक्रम होता था उसमें आप हर तरह के बिंदुओं पर चर्चा करती थी कमल जी के साथ, और जो चर्चा के अलावा उसमें चीजें शामिल होती थी वो होते थे फिल्मी गाने। तो फिल्मी गाने भी निश्चित रूप से हमें समस्याओं से निपटने में प्रेरणा देते हैं और तनाव से मुक्ति भी देते हैं। जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे हम दोनों फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, देवानंद पर फिल्माया हुआ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, क्या बात, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी। जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी, बस उससे हमें जूझने की हिम्मत होनी चाहिए और जूझने का उससे हौसला होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अगर कोई समस्या भेजता है तो समाधान भी उसका साथ में ही होता है, पर थोड़े से धैर्य की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यही गीत यहाँ हम श्रोताओं तक पहुँचा दें आपके कहने पर? जरूर जरूर जरूर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। रेणु बंसल जी, गीत भी बहुत अच्छा था और गीत के भाव भी अच्छे थे। फिल्मी गीतों की जो भूमिका है निश्चित रूप से श्रोताओं को प्रेरित करने में, सतर्क करने में, जागरूक करने में बहुत अधिक है। और जो उस गीत के रचयिता हैं, जो कवि हैं, उनकी कलम ने तो वाकई कमाल किया है। जो संगीत है वो भी अद्भुत है। निश्चित रूप से चाहे हम तनाव में हों, चाहे खुशी में हो, चाहे गम में हो, वो हमें अलग तरह का संबल देते हैं, अलग तरह के माहौल में ले जाते हैं। फिल्मी गीतों से आप कितनी प्रेरणा लेती हैं? फिल्मी गीत तो हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। जैसा हमारा मूड होता है जी, उसी हिसाब से गाने हमारे मन में घूमते रहते हैं। अगर आप बहुत खुश हैं तो खुशी भरे गाने याद आते हैं जी। अगर आप थोड़े से तकलीफ में हैं, थोड़ी सी चिंता में हैं, तो उस तरह के गाने याद आते हैं जी। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हौसला और हिम्मत देने वाले गाने भी हमारे जहन में गूंजते हैं। देखिए ना, आजकल कोरोना काल में थोड़ी सी समस्या है जी, तो जिस तरह के गाने, जैसे हमने देखा पिछले दिनों जब प्रवासी मजदूर तकलीफ में थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, कितने सारे लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया, मदद का हाथ बढ़ाया और उनको संबल दिया जी, उनकी मदद की जी। तो इस तरह के जो गाने होते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और आज के इन हालात को देखते हुए हमारे देश के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी सबकी प्रशंसा की है, चाहे वो हमारे देश के डॉक्टर्स हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों, या जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जिन्होंने अपना आप नहीं देखा, उन्होंने दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जब इस तरह की समस्या आती है तो केवल वो लोग जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, फ्रंट रनर्स होते हैं, केवल वो काम नहीं कर रहे होते हैं, उनके पीछे चिंता से भरे उनके परिवार भी होते हैं। तो इसलिए हमारे जो देश के मुखिया हैं, उन्होंने सबकी तारीफ की है, मीडिया कर्मियों की भी तारीफ की है कि ऐसे वातावरण में निकलकर लोगों ने अपना काम किया है जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं। और हम भी उन सब तमाम लोगों को धन्यवाद कहेंगे, दिल से धन्यवाद कहेंगे और सैल्यूट करेंगे कि इस महामारी के समय में उन्होंने अपनी चिंता न करते हुए, अपने परिवारों की चिंता न करते हुए और समय को न देखते हुए 24-24 घंटे से जो लोग काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। और देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मुश्किल आई है, जैसे आई है थोड़े दिनों में वैसे ही चली जाएगी, धैर्य से काम करना है। बिल्कुल। रेणु बंसल जी, देखिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हमको जल्दी छुटकारा मिलने की संभावना नहीं होती है। वैसी ही ये समस्या, ये महामारी कोरोना की इस समय हमें दिखाई पड़ रही है और न इसकी कोई दवा है अभी, न कोई इसका इलाज है, और कब इससे हम मुक्ति पाएंगे कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। ऐसे समय में लोगों का आचार व्यवहार बहुत ही संतुलित और बहुत ही सतर्कतापूर्ण होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
जी पांडुरंग जी, ये थोड़ी सी चिंता का विषय है कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद अब जब चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, क्योंकि इस समस्या को लेकर हम पूरे समय या लंबे समय तक लॉकडाउन में नहीं बैठे रह सकते जी। धीरे धीरे हमें सब अपने काम पे निकलना पड़ेगा, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ जी। अभी इतने समय में हमें सरकार ने और हमारे डॉक्टरों ने तरह तरह से समझा दिया है कि हमें क्या क्या करना है जी। हमें हाथ धोना है, क्योंकि ये सांस, ये हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हाथ से नाक और आंखों में जाने वाली बीमारी है। इसलिए अपने हाथों को हमें बहुत जल्दी जल्दी और 20 सेकंड से ज्यादा समय तक साबुन से धोते रहना है जी। और कहीं भी से भी आप बाहर से आए तो इधर उधर हाथ न लगा के सीधे पहले जाके अपने हाथों को धोएं। आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो संभवतः ये मान के चलें कि कोरोना आपके आगे आगे आपके साथ साथ चल रहा है और हो सकता है कि आपके घर में भी आया हो। तो अपने चप्पल जूतों को घर के अंदर लेके ना जाएं, बाहर ही उतार के उन्हें हाथ में लेके जाएं जी। अपने बाथरूम में जाके साबुन के पानी में उसको चप्पलों को डुबो दें, कपड़ों को निकाल के साबुन के पानी में धो दें और अच्छे से नहा लें जी। एक ये बिंदु है जो सतर्कता का है जी। ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सैनिटाइजर ज्यादा इस्तेमाल से जो हाथ में जो स्वस्थ बैक्टीरिया हैं जी, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो भी कम होगी जी। तो बार बार साबुन और पानी से अपने हाथ को धोते रहें। और बाकी जब आप घर से बाहर निकलें तो 2 गज की दूरी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, दूरी बनाए रखें जी। और मास्क का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करें, पूरे समय करें, और हो सके तो आप फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करें ताकि आप तो सुरक्षित हैं ही हैं, सामने वाला भी सुरक्षित रहे आपके कारण। और दूसरा, अगर आपके पास आपके सामने कोई खांसता या छींकता है तो उसके जो विषाणु है या उसकी जो नमी है वो आप तक ना पहुंचे। बिल्कुल। आजकल जो वैश्विक महामारी की समस्या चल रही है, जिससे हम भी जूझ रहे हैं, ये समय और आने वाला समय काफी सतर्कता और सावधानी से रहने का समय है। लॉकडाउन भले ही खुल रहा है और आगे आगे चीजें और खुलेंगी, लेकिन हमें फिर भी हर पल सावधान रहना है, हर पल सतर्क रहना है। जब भी आप घर से निकलें, मास्क पहने बिना बिल्कुल ना निकलें। संभव हो तो अपनी आंखें कवर करने के लिए चश्मा भी लगाएं और शील्ड भी लगा लें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और सामने वाला भी सुरक्षित रहे। जहां तक हो सके आप एक दूरी बनाए रखें लोगों से, ताकि जिससे ना आपको समस्या हो और न किसी और को समस्या हो। और आजकल के समय में देखने को आ रहा है कि बहुत लोग जो लॉकडाउन में हैं वो अवसाद से जूझ रहे हैं। तो अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आप अपने घर में किसी से या अपने मित्र से या किसी पहचान वाले से बात करें, लेकिन अपने मन पर कोई भी अवसाद हावी न होने दें। ये मेरी सभी से प्रार्थना है, चाहे वो बड़े हों और चाहे वो बच्चे हों। बहुत ही अच्छी बात आपने कही रेणु बंसल जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपसे बातें करके। तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि हमारे साथ थी विविध भारती सेवा की सेवानिवृत्त उद्घोषक रेणु बंसल। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे, लेकिन चलने से पूर्व एक आपकी पसंद का गाना भी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं भी आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी और श्रोताओं से जुड़कर मुझे एक बार फिर बहुत अच्छा लगा कि आपने इस मुश्किल दौर में मुझे याद किया और श्रोताओं से जुड़ने का एक मौका दिया। जैसा कि हम बीच में बात कर रहे थे कि थकना और रुकना हमें बिल्कुल नहीं है। ये दौर जो आया है ये भी गुजर जाएगा, बस धैर्य से रहने की हमें जरूरत है। तो इस वक्त मुझे याद आ रहा है फिल्म इम्तिहान का गाना जी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। क्या बात है। तो चलिए आप तक ये गीत पहुंचा देते हैं और आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं रेणु बंसल जी। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब अनुमति दीजिए, फिर आपसे ढेर सारी बातें होंगी, फिर मुलाकात होगी। आकाशवाणी वाराणसी और FM विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और प्रसन्न रहते हुए हम श्रोताओं से बीच बीच में इसी तरह जुड़ती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सारे श्रोताओं को एक सेंटेंस और कहना चाहूंगी कि सुरक्षित रहें और जब तक बहुत जरूरत ना हो घर से ना निकलें। घर ही वो जगह है जो आपको सुरक्षित रखेगा। तो नमस्कार।
नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।